नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक खजाने, जो हवा हम सांस के रूप में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो ऊर्जा हमारे जीवन को चलाती है, ये सब प्रकृति की दी हुई अमूल्य देन है। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि ये संसाधन आखिर क्या हैं, कैसे बनते हैं और हमारे अस्तित्व के लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं। चलिए एक सीधे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं। इंसान बिना खाने या पानी के कुछ दिन तो निकाल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कितने समय तक? इसका जवाब बस कुछ मिनटों में मापा जाता है ना हैरान करने वाली बात? ये छोटा सा तथ्य तुरंत ये स्पष्ट कर देता है कि हम प्रकृति पर किस कदर गहराई से निर्भर हैं। अच्छा, तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं और अपनी इस यात्रा को एक छोटी सी कहानी से जोड़ते हैं। मान लीजिए भूमि और सूर्या अपनी स्कूल की छुट्टियों में अपनी अज्जी यानी दादी के पास पश्चिमी घाट के एक गांव गए हैं। वहां की ताज़ी हवा, खूबसूरत पहाड़ियां, झरने और पेड़ पौधे, मतलब शहर की भीड़ भाड़ से एकदम अलग ही दुनिया है। और अज्जी उन्हें बताती हैं कि प्रकृति के यही खजाने हमारे जीवन को मुमकिन और आरामदायक बनाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हवा और पानी के मूल तत्व, फिर सूरज और जंगलों का उपयोग, उसके बाद मिट्टी, चट्टानें और खनिज, फिर जीवाश्म ईंधन की वास्तविकता और आखिर में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, हवा और पानी के मूल तत्व, जो हमारी सबसे पहली और तत्काल ज़रूरतें हैं। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि हम बस हवा कह देते हैं, लेकिन असल में ये कई गैसों का एक मिक्सचर है। जैसा कि देखा जा सकता है, इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी बचे 1% में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें आती हैं। और यही 21% ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर को चलाने की ऊर्जा देती है, और इसी के बिना जीवन कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता है। और देखिए, हवा सिर्फ सांस लेने के ही काम नहीं आती। जब ये बहती है तो हम इसे पवन या विंड कहते हैं। भारत में कई जगह पवन चक्की या विंडमिल्स के बड़े बड़े फार्म हैं, जैसे तमिलनाडु का मुपिंडल विंड फार्म या राजस्थान का जैसलमेर विंड पार्क, जहां इसी बहती हवा की असीम ताकत को पकड़कर बिजली बनाई जाती है। एकदम कमाल की तकनीक है। हवा के बाद पानी हमारी दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा खारा है। तो जो थोड़ा सा मीठा पानी बचा है, उसे बचाना बेहद जरूरी है। इसीलिए वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल होता है। ये बारिश के पानी को भविष्य के लिए इकट्ठा करने का एक बहुत ही कारगर और पुराना तरीका है। और पानी बचाने का ये तरीका भारत में कोई आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जोधपुर का तूरजी का झालरा जैसी राजस्थानी बावड़ी और गुजरात की वाव इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये पारंपरिक सीढ़ीदार कुएं बारिश और झीलों के रिसने वाले पानी को जमा करने के मास्टरपीस रहे हैं। ये दिखाता है कि इतिहास में भी पानी की कमी से निपटने के लिए कितने उन्नत और शानदार समाधान बनाए गए थे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सूरज और जंगलों का उपयोग, जहां बात होगी ऊर्जा, विकास और उनके नवीनीकरण की। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कि पृथ्वी पर असली ऊर्जा आती कहाँ से है। सूरज घास को उगने के लिए रोशनी और गर्मी देता है, फिर एक गाय उस घास को खाती है। तो अगर गहराई से सोचें तो घास के जरिए गाय को अपनी एनर्जी इनडायरेक्टली सूरज से ही तो मिल रही है। धरती के हर जीव का भोजन चक्र किसी न किसी रूप में सूरज से ही शुरू होता है। जंगल इसी प्राकृतिक चक्र का एक और बेहतरीन रूप है। होता क्या है कि जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो वो मिट्टी में सड़कर उसे पोषक तत्वों से भर देते हैं और फिर उसी खाद वाली मिट्टी से नए पौधे उगाते हैं। ये प्रकृति का अपना खुद का शानदार रिसाइकलिंग सिस्टम है। जंगलों की इसी अहमियत को समझाने और हरियाली बढ़ाने के लिए ही हमारे देश में जुलाई के महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अब जमीन के थोड़ा नीचे चलते हैं, हमारे तीसरे भाग में मिट्टी, चट्टानें और खनिज, जो हमारी पृथ्वी के गहरे खजाने हैं। अक्सर हम मिट्टी को बस धूल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सूरज और पानी की वजह से चट्टानों के धीरे धीरे टूटने से बनती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हजारों साल लग जाते हैं। इसमें रेत, कंकड़ और सड़े हुए पौधे तो होते ही हैं, साथ ही केंचुए और छोटे कीड़े इसे ढीला करने का काम करते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को फैलने और हवा को अंदर जाने की जगह मिलती है।
और इसी मिट्टी के नीचे दबी हैं चट्टानें और खनिज, जिन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। हम इन चट्टानों से घर बनाने के लिए ईंटें बनाते हैं और खनिजों से सोना, तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं निकालते हैं। एक बहुत ही मजेदार बात बताएं, जो स्मार्टफोन हम रोज इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर भी सोना, चांदी, तांबा और कोबाल्ट जैसे कई खनिज लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जीवाश्म ईंधन की वास्तविकता, जहां बात ऊर्जा और उसके साथ आने वाले प्रदूषण की होगी। अब ये जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? कहानी कुछ ऐसी है कि लाखों साल पहले सूक्ष्मजीव और पेड़ पौधे जमीन के बहुत नीचे दब गए, और फिर लाखों साल के भारी दबाव और गर्मी ने उन मृत अवशेषों का रूप पूरी तरह बदल दिया, और वे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में तब्दील हो गए। आज हमारी परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से इन्हीं जीवाश्मी ईंधनों पर चल रही है। जब हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाते हैं, तो हम असल में उसी लाखों साल पुरानी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी एक कड़वी सच्चाई भी है। जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो उनसे धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बनती है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और इनका एक बहुत ही जरूरी वर्गीकरण। तो यहाँ सबसे काम की बात ये समझना है कि संसाधनों के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, नवीकरणीय संसाधन या रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे हवा, पानी और जंगल। इन्हें प्रकृति एक उचित समय में खुद ही फिर से तैयार कर देती है। और दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन, जैसे खनिज, कोयला और पेट्रोलियम। ये सीमित मात्रा में है, और अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे। चलिए इसे वापस हमारी कहानी से जोड़कर देखते हैं। जब भूमि और सूर्या अपनी छुट्टियां खत्म करके शहर वापस लौटते हैं, तो उन्हें गांव की उस ताज़ी हवा और शहर के धुएं से भरे आसमान में एकदम साफ फर्क नजर आता है। ये दृश्य सीधे तौर पर हमें याद दिलाता है कि जब हम जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पर्यावरण का क्या हाल होता है। तो इन सारी बातों के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। अगर ये जीवाश्म ईंधन सीमित हैं और इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हम ऐसे कौन से वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जिससे प्रदूषण भी कम हो और पृथ्वी का ये अमूल्य खजाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ सोचना होगा। इन खजानों को समझना और सहेजना अब हम सबकी जिम्मेदारी है।